अब तो हो रही है, शुक्र है भाई तुमने बता दिया, वरना आज फिर तुम्हारे लेक्चर की खराबी हो जाती। ठीक है, तो अब तो रिकॉर्ड हो रही है। चलो, हाँ बेटा वो तो मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। फटाफट सब आ गए ना, बहुत बढ़िया भाई, 122 बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, ध्यान से बस समझना इधर, बहुत अच्छे से हर बात को क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना। अक्षिता, 9th और 10th क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन अभी मैं भेज दूंगा। ठीक है, मेरे पास ये पहले से पड़ा था तो मैंने वो सेंड कर दिया। ठीक है, 9th 10th का भी भेज दूंगा। ठीक है, मैंने एक तरह से बस हिंट देने थे, लेकिन फिर भी मैंने सोल्व वाले भेज दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन डीपीपी डिस्कस होगी बता दूंगा, पर्सनली तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, जिसका जो डाउट आ रहा है। ठाकुरदास कुछ नहीं बताया मैंने, अभी स्टार्ट करूंगा, अभी तो पिछला ही बस कुछ बताया था। ठीक है, शायद ठाकुरदास जी थे जिनका वो डाउट था। ठीक है, और वो अब आ रहे हैं। टाइम से आया करो भाई, आगे से वेट नहीं किया जाएगा, तुमने 5 मिनट वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो आगे से रिक्वेस्ट है टाइम से आया करो, वरना किसी ना किसी का कुछ मिस हो गया तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। याद करो, याद करो, कल मैंने एसटीपी कंडीशन करवाई थी, याद है सबको? बोलो भाई, याद है? हमने एसटीपी कंडीशन कल की थी। अगर एसटीपी कंडीशन कल की थी तो मैं ये बोल सकता हूं मैंने वहां पर एक ओल्ड कंडीशन की थी और एक न्यू की थी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर अब मैं इसकी बात करूंगा, अगर मैं बोलूं जो मेरी ओल्ड कंडीशन थी उस पर मेरा टेम्परेचर कितना होता था? 273 केल्विन। प्रेशर कितना होता था? 1 atm। बोलो याद है सबको? बोलो सबको याद है? अगर मैं न्यू की बात करता था तो मेरा टेम्परेचर तो अभी भी वही होता था। प्रेशर कितना होता था? प्रेशर 1 बार होता था। इतनी बात सबको क्लियर है? उसके बाद, उसके बाद मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था इस पर जो वॉल्यूम आती है वो आती है 22.4 लीटर्स, इस पर जो आती है वो 22.7 लीटर्स आती है। आइए उसी चीज को देखते हैं कि कहां से आई है वॉल्यूम। रट्टा मार रखा है, लेकिन अब याद समझते हैं आया कहां से। याद करो, अगर मैं गैस की बात कर रहा हूं, गैस की सबसे आइडियल इक्वेशन कौन सी होती है? सबसे आइडियल इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन। तो मुझे रास्ता भी कौन दिखाएगा? आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं उस इक्वेशन की बात करता हूं तो मेरी इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ, अभी तक मैं जब बात करता था, मैं एक मोल की करता था ना, मोलर मास का मतलब क्या होता था? एक मोल का मास। एवोगैड्रो नंबर क्या होता था? एक मोल में कितने पार्टिकल्स है, मतलब एक मोल के लिए हम चीज निकालते थे। अब मुझे क्या करना है? वॉल्यूम निकालनी है, वो भी किसके लिए निकालूंगा? एक मोल के लिए। ठीक है, उसको मैं क्या बोल सकता हूं? अगर मेरी V की वैल्यू क्या होगी? 1 मोल, तो मैं उसका नाम क्या रख देता हूं? Vm। Vm बोले तो मोलर वॉल्यूम। इतनी बात समझ गए? एक मोल गैस की वॉल्यूम हम क्या बोल देते हैं? मोलर वॉल्यूम। इतनी बात सबको क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? Vm का मतलब है एक मोल गैस की वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मुझे ओल्ड कंडीशन पर निकालनी है, ओल्ड कंडीशन, मुझे बताओ ओल्ड कंडीशन पर टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। प्रेशर कितना होता है? 1 atm। और आर की वैल्यू क्या होगी? याद करो, मैंने आर की दो वैल्यूज दी थी। एक वैल्यू में हमारा एटीएम लीटर आता था, एक वैल्यू में क्या आता था? जूल आता था। मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर प्रेशर एटीएम वाला ले रहा हूं तो आर की भी कौन सी यूनिट लूंगा? बोलो भाई, आर की कौन सी यूनिट लूंगा जिसमें मेरी यूनिट में लीटर आता था? और वो कौन सी वैल्यू थी? वो वैल्यू थी मेरी 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब बस मेरा खेला खेला गया, मेरा कुछ बचा ही नहीं। मुझे अगर मोलर मोलर वॉल्यूम निकालनी है Vm, ठीक है, मोलर वॉल्यूम निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? एन आर टी बाय पी। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273, प्रेशर 1। इसको इसको जब मैं सोल्व करूंगा, मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरी वैल्यू आ जाएगी 22.4 लीटर। मतलब एक मोल गैस की वॉल्यूम क्या होती है?
22.4 लीटर्स। लेकिन एक कौन सी गैस होती है? आइडियल गैस। और हम यही मान के चलते हैं सारी गैस आइडियल है, सब सरगुण संपन्न है, सबके अंदर पूरी आइडियल कैरेक्टर है, सारे गुण हैं जो एक गैस में होने चाहिए, हम मान के चलते हैं। बेटा लेट मत आओ यार प्लीज, मैं ऐसे बार बार 10 मिनट तुम लेट आ रहे हो, इसका मतलब है तुमने 10 मिनट पीछे कर दिया अपना सिलेबस। अगर तुम एक बच्चा लेट आ रहा है, 122 बच्चों के लिए मैं वो चीज क्यों रिपीट करूंगा एक बच्चे के लिए? खुद सोचो भाई, टाइम पर आओ। 10 मिनट लेट, 5 मिनट तो मैं वेट भी करता हूँ, अब 10 मिनट लेट आओगे तो दिक्कत है ना। ठीक है, अब आगे से नहीं होगा, अगली क्लास से 5 मिनट तक बस मैक्सिमम वेट किया जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो रिपीट नहीं होगा। समझ रहे हो? तुम्हारा ही फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं, मैं तो कर दूंगा, तुम्हारा सिलेबस पीछे हो जाएगा। जो जल्दी आ रहे हैं उनके साथ फिर नुकसान है, ठीक है? वो जो जल्दी आ रहे हैं टाइम पे, फिर भाई ये क्या बात भाई, उनका तो नुकसान हो रहा है। तो कल से टाइम पर आना, आज बता देता हूँ, ठीक है? आज बता देता हूँ, कल से टाइम पर आना। मैंने क्या बोला कल? मैंने बोला था इस पर मेरी 1 मोल गैस की वॉल्यूम होती है इतनी, और इस न्यू कंडीशन पर होती है इतनी। आज मैं उसका प्रूफ दे रहा हूं, बस प्रूफ। ठीक है, प्रूफ क्या है? मुझे अगर वॉल्यूम निकालनी है, मेरी एक ही दाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री में कैलकुलेशन, तो मेरा राजा मोल। कौन है? मोल। लेकिन अगर मैं गैस के राजा की बात करूं, मतलब गैस के राजा कौन है? वो है मेरी आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। समझ रहे हो? मतलब अगर मुझे उसकी वॉल्यूम निकालनी है तो मैं इसी इक्वेशन पर जाऊंगा। 1 मोल गैस की वॉल्यूम निकालनी है, उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, नाम है बस, ठीक है? 1 मोल गैस की वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम। टेम्परेचर ये रहा इतना, प्रेशर ये रहा इतना, आर की वैल्यू ये कांस्टेंट होती है जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं, वो याद ही रखने होते हैं, दो कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है? वो याद ही हो जाएगी धीरे धीरे। आर की वैल्यू मैंने यही वाली क्यों ली? क्योंकि मैंने यहाँ एटीएम लिया है, तो मैंने एटीएम यूनिट वाली आर की वैल्यू लेनी थी। दूसरी वैल्यू में तो जूल आ रहा था, ठीक है? तो उसको तो लेना नहीं था। अब मैंने वीएम की वैल्यू निकाली, 1 मोल के लिए निकालनी है तो एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू पुट की, पी की वैल्यू पुट की, आंसर मेरा ये आ गया। अब क्लियर है? बोलो। ठीक, कल से लेट मत आना, ठीक है? फ्रेंकली बोल रहा हूँ, तो ऐसे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है रिपीट करने में, लेकिन फायदा क्या भाई, जो टाइम पर आ रहे हैं उनके साथ तो भाई फिर वो है ना, गलत बात हो रही है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं न्यू पर बात करता हूँ, मुझे बताओ न्यू पर मेरे, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, वो तो मुझे क्या करना है, ठीक है? वीएम ही निकालना है, ठीक है? एन की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है? प्रेशर की वैल्यू 1 बार है, आर की वैल्यू क्या है? 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है? और क्या बचा इसके अंदर? टेम्परेचर क्या है मेरा? 273 केल्विन है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे वीएम निकालना है, क्या बनेगा? एनआरटी बाई पी। एक बात बताओ, क्या मैंने क्या मैंने कोई आर की ऐसी वैल्यू बताई जिसमें बार आता हो? बताइए, नहीं बताई बोलो। कोई भी नहीं थी। हमारे पास सिर्फ दो थी, एक एटीएम वाली और एक कौन सी थी? जूल वाली। तो मुझे यहां पर इंटर कन्वर्जेंस करनी पड़ेगी, हाँ या ना? ठीक है, होती है उसमें भी, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, क्यों हम फालतू में याद रखें? ठीक है, अब मुझे बताओ, जो मेरा 1 एटीएम होता है वो कितने बार के बराबर होता है? 1.013 बार। तो मेरा 1 बार कितना हो जाएगा? 1/1.013 एटीएम। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ रहे हो? अगर 1 एटीएम इतना है तो 1 बार कितना हो जाएगा? 1/1.0। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना? कन्वर्ट किया बस। अब मैं 1 बार की जगह ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूँ ना? यूनिट कन्वर्जन है, इतने बार में 1 एटीएम है, ठीक है? तो 1 बार में कितने हो जाएंगे? 1/1.013 बार, ठीक है? तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273, और प्रेशर की क्या पुट करूंगा? 1/1.013। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी 22.7 लीटर्स। बोलो सबको चमक गई बात? अब ये वैल्यूज कहां से आई वो भी तुम समझ गए, नहीं समझे? क्लियर है ना कहां से आई वैल्यूज? ठीक है, आपको अगर कोई बोल दे ये कहां से आई, माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बोलो क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? बोलो। बेटा न्यू बस एक तरह होता है ना, ठीक है? कुछ फायदा हो रहा होगा न्यू कंडीशंस लेने में इस वजह से, ठीक है? वो साइंटिस्ट की बात है, अभी तो तुम भाई 11th में हो, कि उनको कुछ लगा होगा कि भाई वो ज्यादा बेटर है बाहर वाली यूनिट, इसलिए वो न्यू पे ले आए, ठीक है? तुम्हें उसमें टेंशन नहीं लेनी उसने क्यों किया, क्यों भाई, होता है भाई। तुम्हें पूरे जिंदगी भर राजमा चावल थोड़ी अच्छे लगेंगे, कई बार तुम्हारा मन करेगा छोले चावल भी खाएं, ठीक है? एटीएम एक यूनिट है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अभी बताऊंगा सेजल, सब टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, अभी बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ अपना खेला। नोट कर लिया ना सबने खेला, सबने खेला नोट कर लिया, रब कर दूं, रब कर दूं। भाई कोई भी क्लास ऐसा हो जाए कि भाई पता भी ना चले टाइम कहाँ जाए, ठीक है, तो इंटरेक्ट करते रहना। जो बच्चा बस मूवी की तरह ऐसे बैठ जाएगा देख रहा होगा या कुछ नोट नहीं कर रहा, उसके लिए फिर दिक्कत ही है। क्यों दिक्कत है? उसको लगेगा कि बहुत लंबा टाइम चल रहा है। जो साथ साथ लिखता रहेगा, सोचता रहेगा, फील करता रहेगा, उसको 1 घंटे का पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बट मूवी की तरह मत देखो, लिखो हर बात को। ठीक है, ये ना सोचो रिकॉर्डेड लेक्चर से लिखेंगे, 2 बार देखोगे नुकसान है। उस 1 घंटे में तो उसके न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, इसी में लाइव क्लास में क्या करो जो करना है। ठीक है बेटा, टी की वैल्यू हमें पूरी पुट करनी होगी ना, 273.15। ठीक है, वो भी तो होती है ना 273.15। निष्ठा वो बताऊंगा, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैकेट लो बहुत मतलब स्पेसिफिक हीट वगैरह आ जाती है, वो टर्म्स अभी तुम्हें नहीं पता, वो एंड में करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उसको एंड में करेंगे। मेथड ही है, रट्टा ही मारना होता है उसमें। जो काम की चीजें उसको करो अभी। ठीक है, टेंशन ना लो, सब कराया जाएगा। हेडिंग डाल लो। हेडिंग भी क्या डालेंगे? अब मुझे बता दीजिए, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता था, वॉल्यूम का मेरा फॉर्मूला क्या होता था? सुनो बेटा, एनटीपी की डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनटीपी बस इतना ध्यान रखो, वॉल्यूम हमें 22.4 लेनी है, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता रहता है। तो हमने वॉल्यूम फिक्स कर रखा है 22.4 ही, क्योंकि डेरिवेशन में टेम्परेचर बदलता जाएगा, उसकी वैल्यू बदलती जाएगी। तो एनटीपी जनरली वो देता ही नहीं, अगर देता है तो तुम्हें वॉल्यूम 22.4 ही लेनी है। समझ रहे हो? ठीक है, फॉर्मूले से करोगे ना वो टेम्परेचर अलग अलग आता है ना बुक्स में, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स कर लो 22.4। ओके, क्लियर है? बताओ, बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं फ्रॉम वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब बात है ये आया कहां से, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, V बाय वी एम। ठीक है, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं V बाय 22.4 या 7। ठीक है, मैंने VM लिख दिया। अब इंटरेस्टिंग खेला, ये फॉर्मूला कहां से आया? बोलो, कहां से आया ये फॉर्मूला? तुम बता सकते हो, सबको पता है ये, बोलो भाई बोलो। सबको मैंने सिखा रखा है, यूनिटरी मेथड कुछ भी नहीं है। यूनिटरी मेथड में क्या क्या बोलूंगा मैं ये बोलूंगा, Vm इज द वॉल्यूम ऑफ, Vm इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ठीक है, Vm लीटर, ठीक है लीटर है, तो 1 लीटर कितने की वॉल्यूम होगी? 1/Vm मोल्स की। ठीक है, तो मुझे बताओ एक गिवन वॉल्यूम है V लीटर, वो कितने की वॉल्यूम होगी? वो कितने की हो जाएगी? V बाय Vm मोल्स। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बन गया? V बाय Vm। बोला सबको बात समझ में? अब तो भाई बच्चों वाला खेल लग गया, तुम्हें खुद ही कर लोगे, तुम्हें लगे यार हम सीख रहे हैं, हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? थैंक यू भाई यश। ठीक है, उम्मीद है भाई ऐसे ही तुम सीखते रहोगे कुछ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे मेरी एनर्जी होती है तुम्हारी भी पढ़ते रहे वैसी होनी चाहिए कि तुम फील करो। ठीक है, ऐसा नहीं बस बोरिंग एसेस की तरह पढ़ते रहो, बस रीड करते रहो। ठीक है, रीड नहीं समझना है। अब देखो, एन का फॉर्मूला क्या बन गया? V बाय वी एम बना। अब मुझे बताओ, अगर इसी को मैं एट एसजीपी पर लिखूं, एट एसजीपी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? N इज इक्वल टू V बाय, या तो 22.4 ले लो या V बाय 22.7 ले लो। अब बात है कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये लेना है या हमें कैसे पता चलेगा ये लेना है? आंसर बहुत सिंपल है, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहां बताता हूं मैं तुम्हें ये लेना है या ये लेना है। पहले इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो फटाफट। लिख लिया? साथ साथ लिख लिया करो, ऐसा हो कि हम ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री सीख पाए। ठीक है, लिखने में हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, फटाफट लिखा करो। बेटा वीएम जो होती है, एग्जाम ध्यान रखना, अगर मेरी कंडीशन बदल गई, अगर वो मेरी एसटीपी या एनटीपी नहीं है, तो मैं यहां पर ये नहीं लिख सकता।
फिर मुझे वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। एन की वैल्यू तो 1 रहेगी, आर की वैल्यू भी वही रहेगी, टेम्परेचर वो जो देगा और प्रेशर भी जो वो देगा वो पुट करनी पड़ेगी, फिर वो वहां से निकलती है। लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ खेलेगा ही नहीं। ठीक है, बस तुम्हें हमेशा वो एसटीपी एनटीपी दे देगा। बता रहा हूं भाई, पूर्णम समझा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो? निष्ठा भाई कोई वो नहीं है भाई। अब मुझे बताओ, सीधी सी बात है कि जो पहले सामने दिख गया हमने उसको यूज कर लिया, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। समझ रहे हो? कौन सी डीपीपी मिल तो है? अरे भाई ऐसे क्वेश्चन भाई मेरे से पर्सनली पूछ लिया करो, चैट पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो लिखने में? इसका कुछ क्लास से लेना देना ही नहीं है। टेस्ट कब होगा, डीपीपी सॉल्यूशन तो भेज दिए, डिस्कस बेटा इतनी सिंपल डीपीपी दी, उसका भी डिस्कशन रखोगे तो भाई क्या फायदा? उसमें कुछ था ही नहीं डिस्कशन वाला। एक आधा जो क्वेश्चन पर्सनली डाउट है वो पूछ लो। ठीक है, बढ़िया, आगे रख कर दो। चलो भाई, आगे बढ़े। बेटा वो लास्ट के दो के भी भेज दूंगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 present in 4.48 liters of sample। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। एट एसटीपी, अगर मैं एसटीपी नहीं लिख रहा तो तुम बता ही नहीं सकते, अगर मैं एसटीपी नहीं लिख रहा तुम बता ही नहीं सकते। ठीक है, एनटीपी एसटीपी बताऊंगा। अब वही तो बताने वाला हूँ, वही तो बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, V बाय वीएम। बोलो हाँ या ना, ये है। अगर एसटीपी कंडीशन है तो मुझे पता है वीएम की वैल्यू मैं 22.4 भी ले सकता हूँ और 22.7 भी ले सकता हूँ। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? सबको इतनी बात क्लियर है? 22.4 भी ले सकता हूँ, 22.7 भी ले सकता हूँ। अब मुझे गिवन वॉल्यूम क्या है, 4.48। मान लो मैंने ये वाली वैल्यू ले ली, ठीक है, 22.4। ठीक है, इसको काटूंगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, इसको कट करूंगा तो ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है, ये 1 पे जाएगा, ये 2 पर जाएगा, इससे 0 हो गया, कितना आ गया 0.2। ठीक है, अब मैंने ले लिया मान लो दूसरी वैल्यू ये वाली। ठीक है, उसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 4.48 डिवाइड बाय 22.7 इंटू, फिर बाकी मतलब इसको सोल्व ही करना है। यहां से सोल्व करके वैल्यू क्या आएगी, यहां से सोल्व करके वैल्यू क्या आएगी बताओ? 0.19। भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई तुम? आधो क्या 19.7 कहां से आंसर आ सकता है भाई? पॉइंट तो देख लो, 19.7 क्या कर रहे हो भाई? 0.19 आएगा ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दीजिए, एक बात बताओ, ये तुमने अपने हाथ से कैलकुलेशन करे कर पाए? क्या तुम इसको बिना कैलकुलेटर यूज के कर सकते हो जल्दी? मतलब ये नहीं है कि भाई लगे रहो, लेकिन इसको सोल्व करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा। ठीक है, ये और सबसे बड़ी बात है, इससे मुझे जो आंसर मिला 0.19, वो लगभग मैं 0.2 के बराबर बोल सकता हूं। बोलो हाँ या ना, लगभग। मुझे बताओ, एग्जामिनर जो है इतना पागल तो है नहीं कि वो एक ऑप्शन तुम्हें दे दे 0.2, एक ऑप्शन दे दे 0.19। वो ऐसा जिंदगी में कभी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक ऑप्शन अगर ये दे रहा है तो उसके साथ दे देगा एक ऑप्शन 2.0, एक दे देगा 0.9, कुछ भी एक ऑप्शन दे देगा मान लो 0.5। और अगर ये देगा, एक ऑप्शन दे देगा मान लो वो, ठीक है, मान लो दे दिया उसने 2, और एक दे दिया 0.9 और दे दिया 0.5। अब मुझे बताओ, चाहे तुमने v की वैल्यू ये ली है चाहे ये ली है,
इतना तो आइडिया लगा सकते हो। मान लो तुमने ये लिया, ठीक है, ये वाली सोल्व किया तो सीधा आंसर ये हो जाएगा। मान लो तुमने इससे किया, मेरा आंसर है 0.19, इसमें 0.19 तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है 0.19 लगभग 0.2 के बराबर ही है, तो मैं 0.2 टिक कर दूंगा। लेकिन मुझे ऑब्वियस सी बात पता है कि एग्जामिनर अगर मुझे 4.48 दे रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जो होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो मुझे कह रहा है तू 22.4 ले ले, क्योंकि वो उसका एग्जैक्ट मल्टीपल है। समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझो भाई। दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? एग्जामिनर चाहता ही नहीं है तुम कैलकुलेशंस करो, वो चाहता है तुम जल्दी आंसर दो। अब क्लियर है? तुम चाहे ये लो चाहे ये लो, आंसर सेम ही आएगा लगभग। अब क्लियर है कौन सी लेनी है? ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारा मेंस का पेपर होगा, मेंस का, ठीक है, मेंस लगा लो, नीट लगा लो, वहां पर वो नए वाली लेगा, ठीक है। लेकिन जो बुक्स में क्वेश्चन करोगे, बुक्स में सारे क्वेश्चन लगभग इसी से होंगे, लगभग, ठीक है। जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उनमें वैल्यूज चेंज नहीं हुई तो इसी से आंसर आएंगे, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे पेपर होंगे ओरिजिनल, वहां पर तो आजकल का रिसेंट वाली वैल्यू देगा जो है 22.7 वाली। समझ रहे हो? क्लियर है? बोलो बोलो, फंडा क्लियर है? अगर मैं मान लो लेट, अगर मैं गिवन वॉल्यूम 4.54 दे देता, अब मुझे बताओ 4.54 किसका मल्टीपल है? 4.54 22.7 का, तो मैं यहाँ 22.7 से कर दूंगा। समझ रहे हो ना मतलब? हाँ, कन्वीनियंस के हिसाब से कर लो, क्योंकि आंसर तो लगभग सेम ही आना है। क्लियर है? लेकिन अगर कोई तुमसे आके पूछे कि एसजीपी पे वॉल्यूम कितनी होती है, तो तुम्हें उसका एग्जैक्ट बोलना है, भाई वॉल्यूम होती है इतनी 22.7। ये नहीं है कि तुम उसे बोलो कि ये भी ले सकते हैं ये भी, तो तुम यही बोलोगे 22.7 होती है। फंडा समझ गए? बोलो, फंडा समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, रब कर दूं? अब मैं वही वापस फंडे पे ला रहा हूं। तुम्हें पता है मैं इतना तुम्हें रटवा दूंगा ये चीज बना बना के, तुम ही ऐसे सोचोगे कि भाई ये तो मैं पी लिया है, घुट घुट के पी लिया ये चीज। ठीक है, ये अपना कौन है? मोल। मोल क्या अपना? राजा। अगर वो राजा है तो इस पर क्या होगा? इस पर वही है, सब आके क्या करेंगे? सब घुटने टेकेंगे, घुटने टेकेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले लेके आता हूँ मैं मास को, ठीक है, फिर मैं लेके आता हूँ यहाँ पे नंबर को, ऊपर लेके आता हूँ मैं वॉल्यूम को। समझ रहे हो? अब अगर मुझे ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये फाइनल है, फिनाले है, इसके बाद मैं कभी नहीं बनाऊंगा। आज हमारा ये जो राजा का ताज है ना, उसका एक तरह से लगा लो कि फाइनल है, ठीक है। अब उसको ध्यान से समझना। देखो अभी तक मुझे बताओ, मोल और मास में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अगर मुझे मास से मोल्स निकालने हैं, मास से मोल्स निकालने हैं, तो मुझे क्या कर देना? उसको डिवाइड बाय मोलर मास। बोलो, समझ रहे हो? अगर मुझे मोल से मास निकालना है तो मुझे क्या कर देना? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। समझ रहे हो? क्लियर है? क्लियर है? इधर आ जाओ। अगर मुझे मोल से क्या करना है? नंबर, या नंबर से मोल निकालना है, तो डिवाइड बाय क्या करना है? एन ए। अगर मुझे मोल से नंबर निकालना है तो मल्टीप्लाई क्या कर देना मुझे? एन ए से। ये सारी बातें बता चुका हूं, ठीक है। वॉल्यूम पर आ जाओ। अगर मुझे वॉल्यूम से मोल्स निकालने हैं, ठीक है, तो मुझे डिवाइड बाय क्या कर देना है? वीएम। अगर मुझे मोल से वॉल्यूम निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देना मुझे वीएम से, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से देख सकते हो। बोलो, ये क्लियर है बात? समझ गए? ये फाइनल था अपना, इसके बाद मैं इसको कभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। उम्मीद है तुम्हें अभी रट चुका होगा ये फॉर्मूला और उनके बीच में रिश्ते, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा? ठीक है, एग्जामिनर मान लो तुम्हें मास दे दे, कहे वॉल्यूम निकालो, तो पहले मास से क्या निकालूंगा? मोल्स, ठीक है। फिर मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा वीएम से, मेरी वॉल्यूम आ जाएगी। वो कई बार नंबर दे देगा, नंबर से क्या कहेगा? मास निकालो, तो पहले मैं डिवाइड करके मोल्स निकाल लूंगा, फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लूंगा। समझ रहे हो ना सारा रिश्ते? ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ गए ना? अब तो कोई रिश्ता बचा ही नहीं समझने वाला, अब तो सबको क्लियर है। बोलो बोलो भाई।
अब क्वेश्चन दो, फिर देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। क्वेश्चन देता हूँ, नोट कर लिया ना ये? कर लिया नोट? चलो भाई, बढ़िया। आगे क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 liters of SO3 at STP। सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं कितने कर पाते हैं। कई बच्चों को जिसको अप्रोच में दिक्कत आ रही है, मेरा बात दिमाग में डालो तो दिक्कत ही नहीं आएगी। मेरे से पहले दिया क्या, ये देखो। उसने मुझे बोला है 90.8 लीटर में बताना है, तो 90.8 मेरी क्या होगी, गिवन वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? गिवन वॉल्यूम किसकी है ये? SO3 की। कितनी है? 90.8 लीटर। पूछा क्या उसने? नंबर। अब मुझे पता है, मैं अगर वॉल्यूम पे बैठा हूं, मुझे नंबर निकालना है, तो पहले मैं राजा के पास जाऊंगा। राजा मेरा मोल, ठीक है। मोल के पास जाऊंगा तो भी मैं नंबर तक पहुंचूंगा। तो पहले मैं वॉल्यूम से मोल कैसे निकालूंगा? बोलो कैसे निकालूंगा, बोलो कैसे निकालूंगा? देखो, अब मुझे क्या करना है, गिवन वॉल्यूम ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम मेरी क्या है? 90.8। मोलर वॉल्यूम बताओ क्या लूं? मोलर वॉल्यूम बताओ क्या लूं? क्या लूं मोलर वॉल्यूम? 22.4 लूं या 22.7? बोलो। 90.8 किसका मल्टीपल है? 22.4 का, 22.7 का? भाई 22.7 जो है, उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना बनेगा? 7 4 28, 4 2 8 9 10, 90.8 एग्जैक्ट बन जाएगा। मतलब मैं यहां पर क्या ले लूंगा? 22.7। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 4। ये किसके आए? 4 मोल्स। ये 4 मोल्स क्या आया मेरे पास? SO3। क्योंकि वॉल्यूम भी मुझे SO3 की गिवन थी, तो मोल्स भी SO3 के आएंगे। अब मुझे पता है, अब मुझे पता है कि अगर मेरे 4 मोल्स SO3 आए हैं, तो इसके अंदर अगर मुझे नंबर निकालना है, ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? N/Na। ठीक है, n क्या हो जाएगा मेरा? n इंटू Na। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, 4 इंटू Na। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4Na। बोलो हाँ या ना? ये 4Na मेरे पास क्या आया? SO3 आया। बोलो हाँ या ना? पूछा क्या उसने? नंबर ऑफ एटम्स। मुझे बताओ, SO3 एक एटम है या मॉलिक्यूल है? SO3 एटम्स है या मॉलिक्यूल है? बोलो भाई। मॉलिक्यूल है। अगर मुझे एटम बताने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है एक में 4 एटम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1 SO3 मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं? 4। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है और एक सल्फर। ठीक है, तो 4 NaSO3 मॉलिक्यूल्स के पास कितने होंगे? ठीक है, 16 Na एटम्स। बोलो सबको चमक गया? सबको चमक गया? बोलो सबको चमक गया? बोलो क्लियर है? बोलो। टेप लिया या खुद कर लिया? टेप लिया या कर लिया? देखो भाई, देखो ध्यान से समझो। मुझे निकालने हैं पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर पूछा है, वॉल्यूम गिवन है, तो मुझे पता है वॉल्यूम से अगर मुझे नंबर तक जाना है, तो मोल्स के थ्रू ही जाना है। ठीक है, तो मोल्स तो निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने का मुझे पता है वॉल्यूम से क्या रिलेशन होता है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स आ गए। ये मोल्स किसके आए? जिसकी वॉल्यूम थी। वॉल्यूम किसकी थी? SO3 की। तो मोल्स भी किसके आएंगे? SO3 की। ठीक है, मेरे को जाना है नंबर तक।
ठीक है, नंबर पर जाना है तो मुझे पता है नंबर के साथ क्या रिलेशन होता है इस मोल का, गिवन नंबर बाय मोलर बाय एवोगैड्रो नंबर। तो Na को इधर ले गया तो मेरे पास N आ गया, N मतलब नंबर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि SO3 की बात हो रही है। लेकिन उसने तो मेरे से एटम्स पूछा है, मॉलिक्यूल्स तो पूछा ही नहीं। तो अगर मॉलिक्यूल बोलता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन उसने मेरे से एटम्स पूछ लिए, एटम्स मतलब वो टोटल पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक SO3 के पास 4 एटम होते हैं, दिख रहे हैं ना, एक सल्फर 3 ऑक्सीजन, ठीक है, तो 4 Na जितने मेरे पास SO3 है उनके पास कितने होंगे, 4 Na इंटू 4, सिंपल। अब क्लियर है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से समझो, ठीक है, ये मेरे मान लो बहुत सारे घर है, ठीक है, मान लो मेरे पास 10 घर है, ठीक है, 10 घर है ऐसे, 1 2 3 4, एक घर में मान लो 5 लोग रहते हैं, ठीक है, मेरे पास 10 घर है, ठीक है, एक घर में 5 लोग रहते हैं। तो अब मुझे बताओ कितने हाथ हैं इन घरों में, कितने हाथ, कितने होंगे हाथ, हाथ पूछ रहा हूं। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने देख लिया अगर मेरे पास 10 घर है, एक घर में 5 लोग हैं, तो टोटल 50 लोग हो गए, बोलो हाँ या ना। 50 लोग के बाद मेरा क्वेश्चन ये नहीं कितने लोग हैं, मेरा क्वेश्चन है कितने हाथ है उनके पास। एक के पास 2 होता है तो 50 पे कितने होंगे, एक के पास अगर 2 है तो 50 के पास कितने होते होंगे, 100। तो आंसर 100। अब यहाँ पे रिलेट करो इस बात को, मैंने जो निकाला है ये मोलिक्यूल निकाले हैं, लेकिन एक मोलिक्यूल के पास 4 एटम होते हैं, तो इतने के पास कितने होंगे। अब तो फंडा क्लियर है, अब फंडा क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया सबको, दिक्कत तो नहीं। एग्जाम्पल अब रिलेट कर पाए हो, बोलो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। बेटा बताऊंगा स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, आने तो दो, टेंशन क्यों ले रहे हो, आएंगे अभी स्टोइकियोमेट्री पे। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल देता हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules, calculate number of molecules of s of water, calculate number of molecules of water या in 1.8 लीटर सैंपल एट SGP। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर बता दो। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन देखते हैं दिमाग कितने पे लगा पाते हैं। क्लियरिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना बोर्ड बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात है, मुझे उसने क्या दिया है, वॉल्यूम, ठीक है, मुझे उसने वॉल्यूम दिया है, पूछा क्या, नंबर पूछा है, तो मुझे नंबर तक जाना है। रास्ते में हेल्पिंग हैंड कौन है, रास्ते में हेल्पिंग हैंड कौन है, रास्ते में हेल्पिंग हैंड कौन है, मोल, मोल मेरा हेल्पिंग हैंड है। तो पहले मैं वॉल्यूम से मोल निकाल सकता हूँ, मोल से नंबर निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मेरी वॉल्यूम कितनी है, 1.8, ठीक है, तो मैं मोल्स निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितनी है, 1.8 डिवाइडेड मोलर वॉल्यूम कितनी है, मोलर वॉल्यूम कितनी है, बोलो। 22.4, 22.4। सोल्व करें क्या आ रहा है, सोल्व करके क्या आ रहा है, 0.08, 0.08, ठीक है। अब ये मेरे मोल्स आ गए किसके, H2O के। अब एक बात समझो, अब ज्यादा दिमाग ना लगाया करो, ठीक है। अब मुझे पता है मोल्स आ गए, अगर मैं मोल्स को
Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पार्टिकल्स आ जाते हैं ना। याद करो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/Na। तो n कितना हो जाएगा, n into n। तो अब ये वाली चीज छोड़ दो बचपने वाली, सीधा समझा करो, मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा सीधा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.08 Na मोलिक्यूल्स। मेरे से पूछा भी मोलिक्यूल्स है, आ भी गया मोलिक्यूल्स। बोलो क्लियर है इतनी बात? पूछा मोलिक्यूल्स था, आ भी मोलिक्यूल गया। अगर ये एटम बोला होता, एटम, अगर एटम बोला होता तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता? अगर एटम्स पूछा होता 3 से मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, सबने कर लिया? सबने कर लिया, जल्दी बोलो। कर लिया? ठीक है, जैसे बहुत बढ़िया, सबने कर लिया तो काटा मार दो। जैसे सबने कर लिया काटा मार दो, मार दो भाई, काटा मार दो। मुझे एक बात बताओ, एसटीपी कंडीशन क्या होती है, एक बार बताना। ठीक है, रेड पेन से लिख देता हूँ। एसटीपी कंडीशन क्या होती है? बहुत बढ़िया दिखते। अगर मैं एसटीपी कंडीशन बोल रहा हूँ, एसटीपी कंडीशन है 2273 केल्विन, और 1 एटीएम बोल लो या 1 बार बोल लो, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा एनवायरमेंट का मुझे बताओ, तुम्हारा जो एनवायरमेंट है वहां पर अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरा टेम्प वो प्रेशर कितना है, ठीक है, मेरे आसपास मेरे ऊपर धरती ने कितना प्रेशर लगा रखा है? 1 एटीएम। पता है सबको? नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, हमारे ऊपर 1 एटीएम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और इस टाइम पे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है बताओ? ठीक है, 40 होगा। ठीक है, 40 होगा। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे घर पे जो पानी पड़ा है वो भाप बन गया इस टाइम पे? ठीक है, तुम्हारे घर पे जो पानी है वो भाप की तरह उड़ रहा है क्या इस टाइम पे? नहीं। और ये टेम्परेचर तो 40 डिग्री भी नहीं है, ये तो 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे क्या पानी गैस होता है? 0 डिग्री पे क्या पानी गैस होता है? नहीं होता। अगर पानी गैस ही नहीं है, ज्यादा सोचो, तो भाई मैं क्या ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ? मैं तुम्हें क्या बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ, समझे? समझे बच्चा? ठीक है, ये सिर्फ गैस पे लगता था, और पानी गैस है ही नहीं। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर एक धोखा दिया। ठीक है, एक धोखा क्या दिया मैंने यहाँ पर? एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में वो क्वेश्चन में क्या कर देगा, वो बोल देगा डेंसिटी दे देगा वाटर की, वो होगी 1 ग्राम पर, जितनी भी होगी। मैंने मान लो दे दी 1 ग्राम पर एमएल, मैंने जान के भी नहीं लिखी थी, क्योंकि फिर तुम्हें थोड़ा सा शक हो जाता। ठीक है, एग्जाम में आएगी डेंसिटी लिखी हुई, ठीक है, जो भी डेंसिटी होगी वो देगा। लेकिन मैं चाहता था तुम मेरे से ये पूछो कि बोलो कि सर ये तो इस टेम्परेचर पर हमारा ही गैस होता ही नहीं, लेकिन किसी ने बोला नहीं। ठीक है, मैं ये चाहता था कि तुम्हारे माइंड में आए कि सर डेंसिटी तो दो हमें, लेकिन किसी ने नहीं बोला। ठीक है, तो ये बीच बीच में ब्रेकर आते जाएंगे, तो हम जो में सिखाएंगे। मैं सीधा अगर समझा देता तो तुम भाई इतना, मतलब तुम्हें फर्क ना पड़ता इस चीज से। ठीक है, तो मैं इसको काट दूं। ठीक है, तुम, मैं रब कर रहा हूँ इसको। तो मुझे एक्चुअली करना क्या इसमें बताओ, क्या करूंगा मैं? अब तो मैंने इंट भी दे दी, डेंसिटी दे दी, और वो एक और काम भी कर सकता है। ठीक है, एक और काम भी कर सकता है एग्जामिनर, वो तुम्हें यहाँ पर ऐसे भी लिख के देगा, सारी बातें बता रहा हूँ, वो यहाँ ब्रैकेट में लिक्विड भी दे देगा। मैंने वो भी जान के नहीं दिया था, क्योंकि मैं चाहता था तुम खुद देखो, एसटीपी पे वाटर लिक्विड नहीं होता, लिक्विड ही होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है मुझे बताओ। मोल्स के 3 फॉर्मूले थे, एक वॉल्यूम वाला, एक मास वाला, और एक नंबर वाला। मुझे बताओ, वॉल्यूम वाला तो मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मास वाला तो अप्लाई कर सकता हूँ ना। मास तो अप्लाई हो सकता है, डेंसिटी मुझे गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे बस ये काम करना है, मुझे मास निकाल लेना है। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, ठीक है, ठीक है, और मास कितना है, ठीक है, तो डेंसिटी है 1 ग्राम पर एमएल, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1.8 है। ठीक है, तो मैं उसको 1800 ml लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे डेंसिटी ग्राम पर एमएल है तो मुझे वॉल्यूम भी एमएल में डालनी चाहिए ना। समझ रहे हो? बोलो, यहाँ पर इसको लीटर में ना डाल देना। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन के साथ धजिया में तो डालना। तो मुझे पता है अब ये पर एमएल है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 ग्राम पर एमएल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ग्राम डिवाइड बाय एमएल। तो एमएल से एमएल कैंसिल आउट, तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा, 1800 ग्राम। बोलो इतनी बात क्लियर है? अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी। ठीक है, पहले यहाँ पर भी यूनिट सेम रखो, ताकि यूनिट अपने आप ही बाय चांस यूनिट वही आ जाए। ठीक है, यूनिट के साथ भी पुट किया करो वैल्यूज। ठीक है, तो बस अब मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 1800। मोलर मास कितना होता है पानी का, 18, तो कितना बन जाएगा, 100 मोल्स। लेकिन पूछा क्या उसने, नंबर। मैंने तुम्हें बताया मल्टीप्लाई कर दो इसको Na से। ठीक है, अब बार बार नहीं सोचना
ये शॉर्टकट लगाना स्टार्ट करो। मोल्स को अगर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है एन से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या बन जाएगा मेरा 100 एन इसका आंसर। क्लियर है बोलो। बेटा यहाँ पर बस ये बोलना चाह रहा हूं, मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि ये गैस नहीं है, तो मैं मास या नंबर वाला फॉर्मूला लगा सकता था। तो मैंने मास का फॉर्मूला लगाने के लिए पहले वॉल्यूम को, काम बाकी वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट किया डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। मुझे पता है ना डेंसिटी क्या होता है, मेरा मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर मुझे मास निकालना तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये मेरा क्या होगा गिवन मास, ये मेरा क्या होगा गिवन मास। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगा सकता था, ठीक है, चमक गया ना सबको। देखो बीच में ऐसे ऐसे ना झटके लगते रहेंगे तो ध्यान रखा करो। बेटा पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेरे यहाँ पे आसपास 5 लोग खड़े हैं, तो लोग में लड़कियां भी हो सकती है लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लोग क्या हो गया जनरल टर्म हो गई। वैसे ही पार्टिकल्स जनरल टर्म है, वो मोलिक्यूल्स भी हो सकता है, वो एटम्स भी हो सकता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। पार्टिकल मतलब एक जनरल वर्ड। क्लियर है बोलो। देखो गैसियस वो कब होगा, या तो वो यहां पर सीधा लिख देता यहाँ गैस, ठीक है, सीधा गैस लिख देता, कोई टेंशन ही नहीं थी, या वो सीधा लिक्विड लिख देगा, टेंशन नहीं है, या वो टेम्परेचर के जरिए तुम्हें बताएगा, ठीक है। तो ये 3 हिंट देगा तुम्हें, या डायरेक्टली लिख देगा गैस या लिक्विड, या वो टेम्परेचर दे देगा ताकि तुम आइडिया लगा लो कि उस टेम्परेचर पर वो गैस होता है लिक्विड होता है। क्लियर है बोलो। आगे बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम्हें घर से करके मुझे सेंड करना है, ठीक है, देखते हैं कितना दिमाग लगा पाते हो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हें खुद करना है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट सॉरी, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस at STP which contains 10 Na ऑक्सीजन एटम्स। अब जिसने ये क्वेश्चन कर दिया मैं वही मानूंगा वही पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। इसलिए घर के लिए दिया, आराम से सोचना, जिस देखते हैं कौन आंसर सही दे पाता है, क्वेश्चन को फील करना पहले, ठीक है, कंसेप्ट लगाना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। विठल वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सिर्फ गैस पे लगता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करके बताना मुझे, ठीक है। बेटा तुम अपने आप एक बार ट्राई करो, फिर बताऊंगा, पहले खुद ट्राई करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख लो बस, आंसर नहीं बता रहा बेटा, पहले आंसर तुम मुझे भेजोगे तो बताऊंगा। जिसका आंसर सबसे पहले सही आएगा मैं उसका फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में, देखते हैं कितनों का सही आता है, ठीक है। जिसका सबसे पहला मुझे सही आंसर मिलेगा उसका मैं ग्रुप में डाल दूंगा नाम के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर रहा हूं, हेडिंग डालो। देखते हैं बेटा, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा, वो सस्पेंस ही रहेगा। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला टॉपिक के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डीपीपी भी अब तो तुम्हारी, अब तो एक तरह से, कल तक मुझे डीपीपी देने में डर लग रहा था,
क्योंकि तुम्हारे वॉल्यूम वाली टर्म में हुई नहीं थी। अब तुम तीनों हो गए, क्योंकि एग्जाम में कभी सिंपल क्वेश्चन नहीं देता। जैसे मैंने डीपीपी बना के दी थी वो बहुत ही सिंपल थी, क्योंकि मैंने वहां पे वॉल्यूम का यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आते हैं पेपर वो घुमा फिरा के आते हैं। अब डीपीपी तुम्हारी आराम से बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तो अब मैं तुम्हें एक अच्छी डीपीपी दूंगा। अब ये वाले कंसेप्ट को समझो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक मान लो एक एलिमेंट है कुछ भी, ठीक है, मान लो एक एलिमेंट है एक्स। ठीक है, एक एलिमेंट है एक्स, ध्यान रखना उसके पैर में एक बंदा पड़ा होता है जिसका नाम होता है जेड, और उसके सर पर एक बंदा चढ़ा हुआ होता है जिसका नाम होता है ए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, कई बुक्स में तुम्हें ऐसे भी दिख जाएगा। बस ये ध्यान रखना ए हमेशा माथे पर खड़ा रहेगा और जेड हमेशा पैर में पड़ा रहेगा। समझ रहे हो बेटा? पहले इधर ध्यान दो, क्वेश्चन बाद में करना, पहले क्लास में ध्यान दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको मैं एडिंग डाल रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। जहां पर z क्या होता है, वेयर z क्या होता है, z होता है एटॉमिक नंबर, ए क्या होता है, ए होता है मास नंबर। इतनी बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत बेसिक क्लियर होंगे। तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बिल्कुल आंखें खोल के बैठो, ध्यान से समझो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझो। इधर है सबका ध्यान, बोलो सब जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं रहा कोई? बताओ भाई, कोई सोया तो नहीं हुआ? ठीक है बेटा, तुमने बहुत बच्चों ने मुझे नाम याद करा दिया अपने, तुम बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देते हो। ठीक है, बहुत बच्चों का मुझे नाम ऐसे रट चुका है जैसे बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जहां पर z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान रखना, वो क्या होता है, मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मेरा a क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलो इतनी बात क्लियर है? कुछ भी नहीं है, z है मेरा एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, a है मेरा मास नंबर, जिसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कई बच्चों को लगता है a बोले तो एटॉमिक नंबर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, a एटॉमिक नंबर नहीं है, मास नंबर है। समझ रहे हो? ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखना z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। अब एक बात समझो, ठीक है, एक बात समझो, अगर मैं मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैंने लिख दिया C6H12, अगर मैं तुम्हें बोलूं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो कितने होंगे, तो आंसर है मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे इसके अंदर 6। अगर मैं तुम्हें बोल दूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो देखो Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A का मतलब है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस जेड। क्यों? क्योंकि A के अंदर वो दोनों आ गए, इन दोनों में से अगर मैं Z माइनस कर दूंगा तो प्रोटॉन्स माइनस, तो बचा कौन, न्यूट्रॉन्स। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक ये फॉर्मूला हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमने प्रोटॉन्स पता कर लिए, न्यूट्रॉन्स पता कर लिए, तो यहां पर मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 में से 6 चले गए, तो क्या आ जाएगा आंसर 6। इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? अब बात है इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स देखो, ध्यान रखना, अगर मेरा न्यूट्रल एटम है, ठीक है, फॉर अ न्यूट्रल स्पीशीज, फॉर न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है, एक काट दो, फॉर न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है, न्यूट्रल मतलब कि ओवरऑल न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे मुझे बताओ क्या कार्बन न्यूट्रल है, क्या ओवरऑल कार्बन न्यूट्रल है? न्यूट्रल ही तो है कार्बन, कोई चार्ज दिख रहा है उसके ऊपर, उसके ऊपर अगर न्यूट्रल ना होता या चार्ज होता, मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फॉर न्यूट्रल स्पीशीज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो मतलब क्या हो गया, मैं ये बोल सकता हूं अगर मेरी स्पीशीज या एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो अगर इसी क्वेश्चन में अब मैं तुम्हें पूछ लूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछ लूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है?
ये फंडा सबको क्लियर है? लेकिन अगर ये न्यूट्रल ना हो, समझो, अगर ये न्यूट्रल नहीं है तो कैसे करना है? ठीक है, अगर वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, फॉर चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, बहुत सिंपल सी तरीके है। मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर मैं एग्जांपल में तुम्हें मैं बोल रहा हूं, मेरे पास मान लो Na+ है, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि उस Na ने एक इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, समझ रहे हो? अगर मान लो एक एटम के ऊपर मान लो आ जाता है नेगेटिव, उसका मतलब क्या है? एक न्यूट्रल क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, समझ रहे हो? प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन दिया है, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। प्लस का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन गेन किया है, आता जाता इलेक्ट्रॉन ही है। प्रोटॉन तो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर बैठा रहता है ऐसे, ठीक है, वो अपना बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में बैठा रहता है। इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, इतनी बात समझ गए? मुझे बताओ, अगर मेरी किसी स्पीशीज पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? एक न्यूट्रल एटम ने उतने ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, चार स्पीशीज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं दो तरीकों से इनको बोल सकता हूं, एक हो सकती है प्लस वाली और एक हो सकती है माइनस वाली, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या हो गया, मुझे क्या कर देना है, प्लस में मुझे क्या कर देना है, चार स्पीशीज में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक है, प्लस अगर आ जाए तो मुझे क्या कर देना है, जेड में से चार्ज को माइनस कर देना है, जेड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो मुझे क्या कर देना है, z प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये किसके लिए मैं बता रहा हूं, ये पूरा ये मेरा जो खेला है वो किसके लिए है? वो मेरा खेला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। किसके लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं बोल रहा हूं मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, मतलब मैं प्लस लाऊंगा। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, मतलब खा लिया, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, जैसे मान लो मैं Na बोल रहा हूं, Na का मैं बता देता हूं, Na का जो Z होता है वो 11 होता है, ठीक है, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो मुझे Z में से 1 माइनस कर देना है। मैंने ये लिखा है Z माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। यहां पर देखो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है Z, मैं बता रहा हूँ 17 होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो मुझे 17 में 1 ऐड कर देना है। बोलो समझ गए? बोलो ये फंडा क्लियर है? ये फंडा क्लियर है? नोट कर लो इसको जो कर रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। ये इसको जो मैं अप्लाई करवाऊंगा वो फिर ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, दो चार क्वेश्चन करा देता हूँ, वरना कल आके तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। पूरा इसको समेट के जाओ, ठीक है, ये नहीं कि बस तड़का लगा दिया, राजमा बना के जाएंगे अभी हम, 2 मिनट ही लगेंगे। इसको नोट कर लो, वरना कल सुबह दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। नोट कर लिया ना? ठीक है, अभी अगर मैं छोड़ दूंगा बिना एग्जाम्पल कराए तो फिर तुम्हें कल दिक्कत आएगी, दोबारा से सारा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको एक दो एग्जाम्पल्स कर ही जाते हैं, ठीक है, कल और एग्जांपल्स कर लेंगे, अभी बस एक दो कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्बन 6, यहाँ 14, तुम्हें मुझे बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने सिंपल लिख दिया कार्बन, ठीक है, एक मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक है, एक मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, बस 4 एग्जांपल कर लेते हैं, फटाफट हो जाएंगे, ठीक है, बाकी कल कराऊंगा, ठीक है। और एक मैंने लिख दिया N3-। बता रहा हूँ यश, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, तभी तो यहाँ करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मुझे बताओ प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स 6 होंगे, बोलो। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स 14 में से 6 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8। बताओ क्या ये कार्बन न्यूट्रल है? कोई चार्ज दिख रहा है उस पर? क्या कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं। अगर चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन हो जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोलो समझे नहीं समझे? अब देखो, अब मैंने यहाँ पे सिंपल कार्बन लिखा है,
कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। एक होता है कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14, यही होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, बताया था मैंने। हाँ कुछ, यस। अब मुझे बताओ, अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया तो मैं उसको कौन सा आइसोटोप मान के चलूंगा? जो नेचुरली पाया जाता है तो 12 वाला। अगर मैं चाहता हूं वो 14 हो तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, समझ रहे हो? इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया था। यहाँ अगर मेंशन नहीं किया तो तुम्हें मान के चलना पड़ेगा मैं ये वाला ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो मैं इसको सीधा क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 12। वो एग्जामिनर देगा नहीं तुम्हें, ये तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है, जनरल के पता होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन पर आ जाओ। ऑक्सीजन कुछ नहीं लिखा तो मुझे पता है यहाँ 8 आना चाहिए, यहाँ 16 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 8 प्रोटॉन्स, 16 में से 8 गया, 8 न्यूट्रॉन्स, और ये न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, चार्ज वाले, ठीक है। यही करवाने के लिए मैंने वेट कराया तुम्हें, ध्यान से देखो। एल्यूमिनियम अगर मैं नॉर्मल लिखता हूं, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, ठीक है। मास नंबर होता है 27, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है, याद होने चाहिए, जरूरी है ये, ठीक है। मुझे बताओ अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स को 4 से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? तो 13 क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। 77 में 13 में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स। मुझे बताओ अब क्या ये न्यूट्रल है? क्या ये न्यूट्रल है? अगर ये न्यूट्रल नहीं है तो मुझे क्या करना है, मान लो ये न्यूट्रल होता, अगर न्यूट्रल होता तो इसके अंदर 13 ही होते, बोलो हाँ या ना। अगर ये न्यूट्रल होता तो मैंने यही लिखा रखा है, न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अगर न्यूट्रल होता 13 ही होते, लेकिन इसने इस पे 3 प्लस आ रहा है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दान में दिए, तो 13 में से 3 कम हो गए, बोलो तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 10। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब ये वाला बता दो, नाइट्रोजन को अगर मैं लिखूं तो ऐसा होता है वो, ठीक है, ऐसा होता है, बता रहा हूं मैं, लेकिन तुम सीख जाओगे, याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7, यहाँ क्या आ जाएगा, 7। अब इलेक्ट्रॉन बताओ, अगर ये न्यूट्रल होता तो 7 इलेक्ट्रॉन होते इस पे, न्यूट्रल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते, 7। लेकिन अब ये चार्ज है, चार्ज भी कितना उसके ऊपर, 3 नेगेटिव, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब 7 होते अगर न्यूट्रल होता, लेकिन उसके बाद अब इस टाइम पर कितने होंगे, 7 प्लस 3, जो मैंने यहाँ लिखवाया था, ठीक है। 7 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा वो। अब फंडा क्लियर है? कल 8-10 एग्जाम्पल और कराऊंगा, लेकिन वो क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अब तुम्हारा माइंड से निकलेगा नहीं, ठीक है। अब हमने राजमा चावल बना दिए, ठीक है। अब कल मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वहां दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं, आज बता दो भाई। एनर्जी तो कम नहीं लगी भाई, एनर्जी में तो कोई दिक्कत नहीं आई। बेटा कल दोबारा कर दूंगा एक बार, टेंशन ना लो। कल क्लास में आके, आज 99% को लग रहा है समझ आ गया, अगर एक आधा बच्चा भी बचा है तो कल तो मुझे ये टॉपिक ही आगे बढ़ाना है, तो आके एक बार दोबारा कर दूंगा, ठीक है। चलो ओके। हर्षवाद गलत है, आंसर गलत है, बहुत गलत आंसर है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके चलो।